गिरधारी एक गरीब किसान है। उसके पास उसके खानदानी खेत हैं, लेकिन गिरधारी ने बैंक से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और खराब मौसम होने की वजह से उसकी फसलों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी मौसम हमारा साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहिए जी, अगर ये सच हुआ तो बैंक हमारे सारे खेतों पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमने 4 महीनों से बैंक का लोन नहीं भरा है। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी फसल बर्बाद हो? सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जैसे ही फसल पकने का वक्त आता है ना, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और गिरधारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। गिरधारी और उसकी बेगम विमला दोनों रोने लगते हैं। हे ऊपर वाले, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो बैंक वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं अगर हमारे खेत भी हमारे ना रहे तो हमारे किसान होने का क्या मतलब। अगले दिन गिरधारी के घर पर बैंक मैनेजर आती है। गिरधारी, तुमने 6 महीने से बैंक का लोन नहीं चुकाया है। हमें सारा लोन आज ही चाहिए, वरना हम तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा मत कहिए खातून, आप एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो बेघर हो जाएगा। देखो, मुझे तुम्हें बेघर करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, खेत के कागज हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो लोन चुकाकर अपने खेत के कागजात ले जाना और खेत तुम्हारे हो जाएंगे। गिरधारी ना चाहते हुए भी अपने खेतों के कागज बैंक मैनेजर को देता है। ये देखकर गिरधारी की बेगम रोने लगती है। हम बर्बाद हो गए। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसान होने के बाद भी अब हमारे पास हमारे खेत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद गिरधारी जंगल जाता है और वहाँ से थैले में भरकर मिट्टी लेकर आता है। ये लो, जंगल से एक थैला मिट्टी लेकर आया हूँ। इस मिट्टी से हम कुछ अपने छत पर उगा सकते हैं। पर इस मिट्टी को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, अपनी छत पर। गिरधारी थैले में से मिट्टी को अपनी छत के एक कोने में बिखेर देता है। इसमें क्या बोएंगे? गेहूँ, धान या कोई और फसल तो नहीं बो सकते ना? क्यों ना हम इस मिट्टी में बांस के पौधे लगाए। वैसे भी आजकल बाजार में बांस की बहुत मांग बढ़ गई है। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। गिरधारी जाकर अपने दोस्त से बांस के कुछ छोटे छोटे पौधे उधार लेकर आया है और अपनी छत पर गिराई हुई मिट्टी में लगा देता है। हम इन पौधों की अच्छे से देखभाल करेंगे। अब यही हमारे जीने का सहारा है। अगर ये भी नहीं होंगे तो हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। विमला हमेशा बांस के पौधों में एक एक बाल्टी पानी डालती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस के पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। देखो विमला, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, पर एक मसला हो गया है। गर्मी के कारण कुएं का पानी सूखता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पूरा सूखा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारे बांस के पौधे भी सूख जाएंगे। विमला को जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से कुआं सूख जाता है, जिससे गिरधारी के घर में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे? घर में तो 2 ही बाल्टी पानी है। मैंने गमले में ऊपर वाले के नाम का पीपल का दरख्त लगाया है, उसे भी पानी देना जरूरी है। अगर वो सूख गया तो मेरी पूजा बीच में ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुमने 1 महीने लगातार रोजे रखे हैं। तुम अपने रोजे और इबादत बीच में मत तोड़ना। तुम पीपल के दरख्त को ही पानी दो, बांस के पौधों को रहने दो। जो होगा देखा जाएगा। विमला एक बाल्टी पानी ले जाकर गमले में डालती है, जिसमें उसने पीपल का दरख्त लगाया हुआ है, और गमले के पास में दिया जलाकर इबादत करने लगती है। आज विमला की इबादत को 1 महीना बीत चुका है, जिससे उसकी इबादत मुकम्मल हो जाती है और उसे एक चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए जी, इस भयानक गर्मी में भी पीपल के दरख्त ने पानी नहीं पिया और इस गमले में पानी जैसा का तैसा ही है। लगता है ये मालिक का कोई चमत्कार है। तुम जाकर ये पानी बांस के पौधे में डाल दो। विमला पीपल का पौधा वाला गमला उठाकर उसे छत पर ले जाती है और उसका पानी बांस के पौधों के जड़ों में डालती है। वो पानी डालती जाती है, पर वो गमला खाली नहीं होता। अजी, सुनते हो? जरा यहाँ आओ।
क्या हुआ? ये देखिए, मैं पानी डालती ही जा रही हूँ, पर ये गमला खाली ही नहीं हो रहा है। ये सब तो मालिक की हमारे ऊपर दुआएं हैं, जो तुमने 1 महीने लगकर लगातार रोजे रखे हैं। ये सब उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब अब हम रोज इस सूखे में भी अपने बांस के पौधों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर दे सकते हैं। अब विमला हर दिन इस गमले में से बांस के पौधों में पानी डालती है और कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक सुबह होने पर विमला और गिरधारी जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बांस के पौधे बहुत लंबे और घने हो चुके हैं और उनसे एक अलग तरह की रोशनी चमक रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए जी, प्रभु की लीला, हमारी मेहनत रंग लाई है और बांस के पौधे पूरे छत पर फैल गए हैं। ये पूरा बांस का जंगल ही बन गया है। लगता है अब यही बांस के पौधे हमें हमारे खेत वापस दिलाएंगे। विमला और गिरधारी खुश हो जाते हैं और जब रात होती है तो बांस के पौधों में एक अलग सी चमक होने की वजह से एक चोर का ध्यान उस पर जाता है और वो चोरी करने के लिए गिरधारी की छत पर पहुंच जाता है। अरे वाह, इतने लंबे लंबे बांस, मैं तो इनमें से एक ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चोर एक बांस की लटकी हुई टहनी को पकड़ता है और जैसे ही टहनी को नीचे के लिए खींचता है, लचीली होने की वजह से टहनी ऊपर के लिए उछलती है और चोर उछलकर बांस के ऊपर के हिस्से में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, मर गया मैं। यहाँ कैसे आ गया? अब नीचे कैसे उतरूंगा? अगर यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। चोर दूसरे बांस के हिस्से में पैर रखकर नीचे आने की कोशिश करता है, पर वो बांस भी लचीली होने की वजह से उसे उछाल देती है और चोर वहां से दूर जाकर एक रेगिस्तान में गिर जाता है। अगली सुबह गिरधारी उठता है और विमला के साथ मिलकर बांस काटने लगता है। मुझे लगता है कि बांस अब पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है। हम इन्हें काटकर बाजार में ले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी फसल बोने का वक्त नजदीक आ रहा है। उससे पहले हम इसे बेचकर अपने खेतों को बैंक से छुड़वा लेंगे। विमला और गिरधारी दोनों मिलकर बांस काटते हैं और उन्हें बाजार में ले जाते हैं। तभी एक सुनार की नजर गिरधारी पर जाती है और वो गिरधारी के पास आकर कहता है, सोने के बांस कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत कीमती है। मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। तुम ये सोने के बांस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। गिरधारी सभी सोने के बांसों को सुनार को बेच देता है और सुनार इसके बदले गिरधारी को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों को गिरधारी बैंक में जमा कर देता है और अपने खेतों को बैंक से छुड़ा लेता है। ये लो, बैंक ने हमारे कागज वापस दे दिए। अब हम खेती कर सकते हैं। अगले दिन विमला और गिरधारी अपने खेतों को जोतने और उसमें फसल बोने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गिरधारी और विमला अपने खुद के खेतों में खेती करके अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं। बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते थे। इसी वजह से गांव और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काटता तो कोई खेती करता। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता, वैसा ही अंदर से। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी, जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ। आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरी आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और इस जंगल और यहाँ के नज़ारों की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के खाने का बहुत ही जायका लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक धंधा खोलने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए हुए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। अगर आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो।
बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें खरीदनी पड़ेंगी। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहां जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही जंगल विभाग के ऑफिस घूमते फिरते पहुंच गया। जंगल विभाग के मुलाजिम समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ, पूरे 100 एकड़, और उसमें एक रिसोर्ट बनाकर वहाँ के लोगों को एक बेहतरीन सहूलियत देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की खूबसूरती और मिठास, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट, और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था, आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। आप जल्द से जल्द कागजात तैयार कीजिए। बन के 100 एकड़ ही तो हैं, बहुत बड़ा जंगल है, और इससे हमें और सरकार दोनों को मुनाफा होगा। विजय ये बात सुनकर बेहद खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है, जहाँ से सारा नजारा दिखे। रिजॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहाँ अपने परिवार के साथ वहाँ का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे खानदान के साथ घूमने आते हैं। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार और ज्यादा अच्छा चलने लगा। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते, और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफे के लालच में विजय ने और जंगल की जमीन खरीद ली और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज और दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे कि सब कुछ बेहद बढ़िया चलता रहे, लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और धंधा अच्छा नहीं हो पा रहा है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। खंचू। यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा कि आज रिसोर्ट में मैं और तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर एक्चुअली अब लोगों के पास देखने को अब कुछ रह नहीं गया है। लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसी बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पॉल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें जानकारी निकालनी होगी कि हमारे धंधे में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की ओर लेकर चला जाता है। वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे है मालिक आप तो पूरे बदल गए, लेकिन टाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ बोला, लेकिन इस गांव के सारे घर और लोग कहाँ पर गुम हो गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मालिक मैं, वो कहते हैं कि सड़क अब आई है हमारे गांव में, जब सारे लोग शहर जा चुके हैं। अब यहाँ आकर कोई क्या करेगा? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर सफारी पर जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं है, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा कुदरत बचेगी नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने कुदरत के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे मुलाजिमों को बुलाकर कहता है,
मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी कि सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा और इससे हमारी कुदरत और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज दरख्त लगाएंगे। सारे ही लोग जगह जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े दरख्त बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कुदरत की देखभाल करेंगे तो कुदरत हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज हमेशा व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि धंधा और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक दरख्त कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है, अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने धंधे और कुदरत का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में तब्दील हो गया था। लोग अपना वक्त वहाँ की ताज़ा हवा में बिताने के लिए आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद उठाने लगे।